हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट इन मिलिट्री, मतलब कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ होते हैं जो मिलिट्री के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। और ये प्रोफाइल जो होती है डिफेंस पर्सनल की, ये इस तरह की जॉब प्रोफाइल है जिसमें हाई रिस्क होते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। फिजियोलॉजिकल फिटनेस की असेसमेंट अलग होती है, पर साइकोलॉजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी होती है इस तरह की जॉब्स में। तो स्पेशली साइकोलॉजिकल डिवाइसेस जो हैं वो इसके लिए बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो सिलेक्शन के टाइम भी यूज़ होते हैं, ट्रेनिंग के टाइम भी यूज़ होते हैं और काउंसलिंग के लिए भी करे जाते हैं। जैसे कि अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो आर्मी प्रोफेशनल्स को, तो सिलेक्शन के टाइम पे किस तरह के टेस्ट आप यूज़ करोगे उनके साइकोलॉजिकल वेलबींग को असेस करने के लिए। अगर आप उन्हें किसी स्पेशलाइज ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दे रहे हो, सपोज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए हो गया, या ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं जो, या स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, सबमरीन स्टाफ, इन सब चीज़ों में आप कौन से किस तरह के सोल्जर्स को, किस तरह के प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करोगे, उन सब की असेसमेंट करनी होती है, ट्रेनिंग करनी होती है। तो इस बहुत सारी जगह पे साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ आता है इन सब चीज़ों में। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन में क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट होती है सोल्जर्स की, ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होती है, एंड एज वेल एज इन सिलेक्शन ऑफ सोल्जर्स फॉर स्पेशल पर्पस मिशन, और जो स्पेशल पर्पस के लिए जो मिशंस होते हैं उनमें रिक्रूटमेंट होती है। तो उन सब में डिफरेंट क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, और उसमें जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मांगे जाते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। किसी पर्टिकुलर जैसे कोई अगर उसमें जा रहा है, कोई स्पेशल ऑपरेशन में जा रहा है, उसमें कुछ और एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं। अगर किसी को आप रिक्रूट कर रहे हो उसमें कुछ और चाहिए होते हैं। तो वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे असेस किए जाते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू। तो अभी जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उसमें दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है स्क्रीनिंग आउट, दूसरी होती है स्क्रीनिंग इन। तो स्क्रीनिंग आउट स्टेज में क्या होता है? द सेंट्रल कंसर्न इज द असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, कि पर्सन साइकोलॉजिकली और इमोशनली कितना स्टेबल है, ये चीज़ देखी जाती है। और आगे क्या चांसेस हैं कि वो आगे जाके भी इतना स्टेबल रहेगा, या वो उसके अंदर मेंटल प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें एक स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल टूल यूज़ होता है, जैसे कि MMPI टूल, या पेंसिल एंड पेपर टेस्ट लिया जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है। तो इसमें वो स्क्रीन आउट करते हैं उन लोगों को जो मेंटली फिट हैं और नहीं हैं, तो वो स्क्रीन आउट होता है। दिस स्टेज मेन पर्पस इज टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म का मतलब क्या है? रिस्क ऑफ सिलेक्टिंग कैंडिडेट विद साइकोलॉजिकल वर्नरेबिलिटी, मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट ना सेलेक्ट हो जाए जो साइकोलॉजिकली वीक हो, तो वो स्क्रीन आउट कर दिए जाते हैं जिनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो वीक की साइड आती है, प्रेजेंटली या इन फ्यूचर उनको मेंटल प्रॉब्लम डेवलप होने के चांसेस हैं, उनको स्क्रीन आउट कर दिया जाता है। देन फॉर द सेकेंड स्टेज, दैट इज स्क्रीनिंग इन। सेकेंड स्टेज होती है स्क्रीनिंग इन स्टेज। स्पेशलाइज टेस्ट आर डिज़ाइन, उसके लिए भी स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं। जैसे इंडिया में कौन से होते हैं? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च है, वो लोग डेवलप करते हैं, DIPR। और ये स्टेप्स क्या होते हैं इसमें? जॉब एनालिसिस, क्राइटेरिया सिलेक्शन, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन, ये स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस किया जाता है। जॉब एनालिसिस का मतलब है कि जॉब किस लिए, आप किस जॉब के लिए सेलेक्ट कर रहे हो। क्या वो किसी स्पेशलाइज पोस्ट के लिए है, क्या वो सिंपल रिक्रूटमेंट है एंट्री लेवल के लिए, तो कौन सी पर्टिकुलर जॉब के लिए आप उसको रिक्रूट कर रहे हो। A military job is one with high stress, low autonomy, little personal control over workplace, long working hours, डिप्लॉयमेंट इन कॉम्बैट रिलेटेड। तो ये सारे जॉब एनालिसिस है एक मिलिट्री जॉब की, कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे, स्ट्रेस बहुत हाई होगा, इकोनॉमी बहुत कम होगी, पर्सनल कंट्रोल बहुत कम होगा अपने काम पे, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी, कभी भी कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। तो इस तरह के इवेंट्स होते हैं। तो ये जॉब एनालिसिस किया जाता है पहले। जॉब एनालिसिस के बाद क्या होता है? यू हैव टू डिज़ाइन द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, कि किस क्राइटेरिया के बेस पे आप सेलेक्ट करोगे। सो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स दैट अ प्रोस्पेक्टिव सोल्जर शुड हैव, मतलब कि जो आप आगे रिक्रूट करने वाले हो एज अ सोल्जर, उस प्रोफेशनल या उस पर्सन में क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। A group of psychologists in USA have examined a wide array of attributes and identified 30 individual attributes.
तो ऐसे 30 इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स को लिस्ट डाउन किया गया है जो इस जॉब के लिए एक तरह से सूटेबल माने जाते हैं। एंड देन these कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज, और इन्हीं 30 एट्रीब्यूट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली है कॉग्निटिव एट्रीब्यूट्स, जिसके अंदर आ जाता है जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ये सारे आपके कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जैसे कि ऑडिटरी हो गया, स्पेशियल, मैथ, परसेप्चुअल, स्पीड। दूसरे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं कम्युनिकेशन एट्रीब्यूट, जिसमें रीडिंग, राइटिंग एबिलिटी, लैंग्वेज एबिलिटी, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है। तीसरा आ जाता है इंटरपर्सनल एंड मोटिवेशनल एंड करेक्टर एट्रीब्यूट्स, जिसमें आपके करेक्टर एंड पर्सनालिटी के बारे में आता है, जैसे डिप्लोमेसी, आप कितने डिप्लोमेटिकली सिचुएशन हैंडल कर सकते हो, कल्चर में कितना अडाप्ट कर सकते हो, मैच्योरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, टीम प्लेयरशिप, ये सारी चीज़ें। एंड लास्ट में 4th कैटेगरी आती है फिजिकल एट्रीब्यूट्स की, तो उसमें आपको फिजिकली क्या चीज़ें आती हैं, स्विमिंग आती है, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब आपका जॉब एनालिसिस भी हो गया, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी फिक्स हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंस्ट्रूमेंट और द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द कैंडिडेट्स फॉर दिस क्राइटेरिया। तो आप कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे ये सारी चीज़ें मेजर करने के लिए। समटाइम्स न्यू टेस्ट आर डिज़ाइंड वाइल एट अदर टाइम्स स्टैंडर्ड टेस्ट कैन बी यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल McDonald et al. Had studied US Naval Special Force using a standard test that measures the Big 5 trait. तो जैसे यहाँ पे US Naval Special Force को मैकडोनल्ड ने क्या किया था, बिग 5 फैक्टर्स के असेसमेंट टेस्ट से उनकी असेसमेंट की थी, ये देखने के लिए कि कौन से कैंडिडेट्स हैं जो सोशिएबल हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, इस टाइप की चीज़ें। हैंस स्टैंडर्ड टेस्ट कैन ऑल्सो असेस दी सर्टेन क्राइटेरिया। तो आप स्टैंडर्ड टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो जो बने बनाए हैं ऑलरेडी, या आप इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स क्रिएट भी कर सकते हो, डिज़ाइन भी कर सकते हो। फॉर सिलेक्शन इनटू हाई रिस्क एंड स्पेशलाइज्ड वर्क ग्रुप स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल टेस्ट आर नीडेड। तो अगर बहुत ही हाई रिस्क काम के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स एक ऐसा ग्रुप है जो जो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी किनको, VIPs को, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों के लिए SPF जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड देन इन दिस टास्क हाई अमाउंट ऑफ अटेंशनल रिसोर्सेज एंड विजिलेंस इज रिक्वायर्ड। अब आप अगर किसी को इन चीज़ों के लिए रिक्रूट कर रहे हो जो SPF में होंगे, जो बहुत ही VIPs का सिक्योरिटी की तरह काम करेंगे, तो उनमें क्या होना चाहिए, अटेंशन और विजिलेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उनके अंदर। तो ऐसे लोगों को द मेंबर्स ऑफ SPF नीड टू हैव एक्सेप्शनल विजिलेंस, इनके अंदर ये विजिलेंस पावर एक्सेप्शनल होनी चाहिए, मतलब उनकी अटेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, सस्टेन्ड अटेंशन भी बोलते हैं जिसको। दिस इज़ बिकॉज अ सिंगल मिस ऑफ स्टिमुलाई कैन लीड टू अ लॉस ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पे अगर उनसे गलती से भी कोई चीज़ मिस हो गई तो किसी की जान भी जा सकती है। तो ऐसे लोगों को फिर इस चीज़ के लिए असेस किया जाता है। Concept of signal detection theory, psychophysics and ROC curves are used to design test. अब जो टेस्ट इस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए बनाए जाते हैं उसमें सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, साइकोफिजिक्स, ROC कर्व्स, ये सारी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया सिलेक्शन के लिए टेस्ट जो यूज़ होते हैं। फिर आते हैं ट्रेनिंग पे। जब ट्रेनिंग देते हो आप तो किस तरह के टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट आप यूज़ करते हो। तो जैसे कैडेट्स वगैरह को ट्रेनिंग दी जाती है। इन अ टिपिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम अ टेस्ट इज कंडक्टेड बिफोर द ट्रेनिंग बिगन्स। तो एक तो प्री टेस्ट होता है, मतलब कोई ट्रेनिंग शुरू करने से पहले, और दूसरा होता है पोस्ट टेस्ट, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। दोनों में डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू टेस्ट रिजल्ट्स शो द स्किल इम्प्रूवमेंट, कि पहले कैसा था और ट्रेनिंग के बाद कितने चेंजेस आए हैं, स्किल कितना इम्प्रूव हुआ है, ये पता चलता है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफेंस। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है किस पे, सिमुलेटर्स पे ट्रेन किया जाता है और इन्फीरियर क्वालिटी इक्विपमेंट्स पे ट्रेन किया जाता है। टेस्ट हेल्प असेस द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग दैट इज सपोज टू हैपन बिटवीन ट्रेनिंग एंड रियल कंडीशन। देयर आर ऑल्सो अदर यूटिलिटीज़। तो अब क्या होता है,
टेस्ट लेते हैं उनका, तो उनसे ये पता चलता है साइकोलॉजिकल टेस्ट से कि एक्चुअली में उन्होंने ट्रेनिंग से कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। अगर वो रियल लाइफ में कोई इस तरह की सिचुएशन फेस करेंगे तो क्या वो चीज़ उसको यूज़ कर पाएंगे जो उन्होंने ट्रेनिंग में सीखी है या नहीं सीखी है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि और भी यूटिलिटीज़ हैं ट्रेनिंग के, और भी फ़ायदे हैं ट्रेनिंग के। पहला है जैसे डिफरेंस बिटवीन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट is generally low for soldiers. It mean the training program need to be updated. अगर आपको लग रहा है कि टेस्ट, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में कुछ डिफरेंस बहुत कम है, यानी कि ट्रेनिंग से पहले जो स्कोर था और ट्रेनिंग के बाद जो स्कोर है दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, इसका मतलब आपको अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम अपडेट करना है और इम्प्रूव करना है। तो ये भी एक चीज़ पता चल जाती है टेस्ट लेने से, असेसमेंट करने से। दूसरा, effectiveness of simulation game and virtual reality in improving various cognitive skills for real life situation. तो असेसमेंट हो जाती है कि जो सिमुलेशन गेम्स हैं उनके थ्रू या वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो वो कितने हेल्पफुल है। एंड थर्ड इज समटाइम्स ट्रेनिंग स्टिमुलेट्स रियल लाइफ कॉम्बैट कंडीशंस। टेस्ट हेल्प असेस दी साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द सोल्जर। तो जब हम सिमुलेशन के थ्रू उनको रियल लाइफ कॉम्बैट सिचुएशन में डालते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, तो हम उनका साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग में इस तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट काम आते हैं। फिर आती है काउंसलिंग। काउंसलिंग की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हाई स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस हो सकते हैं एक नॉर्मल पर्सन में भी, जैसे PTSD होता है या डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन होते हैं। तो चैलेंजिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा डिफेंस साइकोलॉजिस्ट के लिए कि किस तरीके से वो उनकी काउंसलिंग करें सोल्जर्स की, कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो स्ट्रेस का। सो द नीड फॉर काउंसलिंग आवर पर्सनल इज असेस्ड बाय वेराइटी ऑफ इन्वेंटरीज। तो इसमें क्या है, फिर असेसमेंट करी जाती है कि किन को काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरत है और किन को कम। नेक्स्ट इज ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग इन डिफेंस। ह्यूमन फैक्टर में ये बात कर रहे हैं कि जैसे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स यूज़ होती है मिलिट्री में, जैसे हाईटेक टैंक्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, सबमरीन्स होती हैं। तो ये बहुत ही हाईटेक मशीन्स हैं जो बहुत ही क्रिटिकल टास्क करते हैं, लेकिन ये ऑटोनॉमस नहीं है। इनको चलाने के लिए ह्यूमन ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं, ये मशीन्स अपने आप काम नहीं करती हैं। तो इसमें क्या है कि ह्यूमन और मशीन सिस्टम एक साथ काम करता है, मतलब एक ह्यूमन होता है, एक मशीन होती है, और ये सिस्टम एक साथ काम करता है। तो इसमें ह्यूमन के अंदर भी तो एबिलिटीज़ होनी चाहिए जो इन मशीन्स को ऑपरेट कर सके। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होनी चाहिए, मोटर एबिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन सबके अंदर लिमिटेशंस हैं। ह्यूमन बींग्स की एबिलिटीज़ अनलिमिटेड तो है नहीं, सबकी लिमिटेशंस हैं। तो इसमें हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है मैन और मशीन सिस्टम का, कि कौन सा पर्सन कौन सी मशीन को बेस्ट तरीके से ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे गलती के चांसेस नहीं होते। तो इस केस में फिर हमें ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी दैट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ मैन मशीन फिट by including the constraints of human factors when engineering the machine। तो जब भी मशीन डिज़ाइन करते हैं वो इस चीज़ का ध्यान में रखते हैं कि जो भी उसको चलाएगा किस तरीके से वो उसके अंदर उसको ढंग से ऑपरेट कर पाए। The need for human factor engineering in defense arose for the first time during World War II। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इस चीज़ का नीड आया था सबसे पहले। Prior to the war, many sophisticated machines were developed by engineers। These engineers lacked any knowledge of human factor। अब ये था कि बता रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में मशीन्स तो बहुत बन गई थी, लेकिन वो ऐसे इंजीनियर्स थे जिनको ह्यूमन फैक्टर की कोई नॉलेज ही नहीं थी। उनको कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, इमोशनल, परसेप्चुअल स्किल, इन सब की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। उन्होंने मशीन बनाते टाइम ह्यूमन फैक्टर्स को कंसीडर ही नहीं किया था, और उस वजह से क्या हुआ, मशीन ऑपरेट करते टाइम बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 में। तो जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि एक वर्ल्ड वॉर में ड्यूरिंग द वॉर अ पायलट वॉज रिक्वायर्ड टू टेक अ स्प्लिट सेकेंड रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेक रैपिड डिसीजन एंड देन रिएक्ट फास्ट टू कंट्रोल द मशीन। अब इसमें इतना क्रिटिकल होता है कि मतलब स्प्लिट सेकेंड मतलब
1 सेकंड के अंदर अंदर ही कितनी सारी रीडिंग्स लेके अपने डिसीजंस लेने होते हैं पायलट को। अब उसमें इंजीनियर्स ने इतना रिएक्शन टाइम होगा कि नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग है वो कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा, उन सब चीज़ों का ध्यान ही नहीं रखा था। द इंजीनियर्स नेवर केयर टू मेजर द ऑपरेटर रिएक्शन टाइम, ऑपरेटर का रिएक्शन टाइम ही नहीं मेजर करा। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द ऑपरेटर वॉज अ ह्यूमन। अब ह्यूमन बीइंग का तो रिएक्शन टाइम मशीन से तो स्लो ही होगा, तो ये सारी चीज़ें कंसीडर किए बिना ही मशीन्स बना दी थी। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग वाले फॉलो करते हैं, जो अर्गोनॉमिक्स के अंडर ही आता है, हमने पढ़ा था ये। तो हाउएवर द चैलेंजेस ऑफ HFE इन डिफेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क। अब यहाँ पे क्या चैलेंजेस होते हैं जो मिलिट्री में जो ह्यूमन फैक्टर इंजीनियर्स होते हैं? पहला चैलेंज है दे हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ कॉम्बैट एनवायरनमेंट, कि जब वॉर चल रहा होगा उस टाइम पे रियल टाइम सिचुएशन में कैसे काम करेगा ह्यूमन, उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मशीन डिज़ाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी वेरी कंफर्टेबल टू यूज़ अ कॉम्प्लेक्स गन, बट हाउ डज अ मैन राइफल सिस्टम परफॉर्म इन द टेंशन ऑफ कॉम्बैट? कि वैसे तो गन यूज़ करना बहुत आसान है, लेकिन अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा सीरियस वॉर टाइप की सिचुएशन है, उस टाइम पे क्या वो पर्सन इतना मेंटली स्टेबल होगा कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को हैंडल कर पाएगा? उस टाइम तो सिंपल से सिंपल चीज़ उसको मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है ना, कि वो उसको सोचना ना पड़े कि ये स्टार्ट कैसे होगी, ये लॉक अनलॉक कैसे होगी, चलेगी कैसे। तो उस केस में उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ दे दोगे तो वो तो और ज़्यादा घबरा जाएगा कि मैं इसको ऑपरेट कैसे करूँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें डिज़ाइन करते टाइम ये चीज़ों का ध्यान रखें कि जब वो लड़ रहे हों, इस तरह की सिचुएशन में हों, तो वो अपना टाइम मशीन के ऊपर ना वेस्ट करें। फिर आता है मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। इनअप्रोप्रिएट मैन मशीन इंटीग्रेशन कुड लीड टू डेथ। अब मशीन अगर इतनी कॉम्प्लेक्स होगी तो कई बार उस पर्सन को भी एक्सीडेंट के थ्रू नुकसान पहुंचा सकती है जो उसको ऑपरेट कर रहा है। छोटी से छोटी गलती भी उसकी जान ले सकती है। तो स्कोप ऑफ एरर इज ज़ीरो, यहाँ पे एरर का स्कोप होना ही नहीं चाहिए। तो मशीन्स इतनी हाईटेक होनी चाहिए, उतनी ज़्यादा ऑपरेटर फ्रेंडली भी होनी चाहिए। थर्ड इज कंडक्टिंग रिसर्च। तो पहले रिसर्च करनी चाहिए HFE प्रोफेशनल्स जो होते हैं मिलिट्री के ऑपरेशंस को लेके। डेटा कलेक्ट करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए उस डेटा को, ताकि वो कहीं पे रिलीज़ ना हो कि किस तरह से मशीन्स है बनानी है, कैसे यूज़ करी जाएगी। ये रिसर्च जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च करता है, जैसे कि अभी हमने देखा था DIFR। आर इंडियन रिसर्चर्स एंड प्रेफर नॉट टू शेयर देयर फाइंडिंग विद अदर कंट्रीज। ये लोग अपने रिसर्च दूसरी कंट्री से शेयर नहीं करते हैं। रिसर्च किस चीज़ पे होती है? मशीनों पे भी होती है और ह्यूमंस पे भी होती है। जैसे ह्यूमंस की कॉग्निटिव एबिलिटीज़, मोटर रिस्पॉन्सेज, इन सब चीज़ों के ऊपर भी रिसर्च किया जाता है। While the challenges are more, the advantages in the defense are great। अब advantages क्या हैं? अगर हम HFE को इंक्लूड करते हैं अपने मशीन की इंजीनियरिंग में, मेक्स इक्विपमेंट ईजियर टू ऑपरेट, इक्विपमेंट को ईजी कर देंगे ऑपरेट करना। इंक्रीजेज रिलायबिलिटी एंड रिड्यूसेस एरर, इक्विपमेंट रिलायबल होगी यूज़ करने में। रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स, रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। अब जैसे मोबाइल में किसी को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है यूज़ करने के लिए, नहीं लेनी पड़ती, अपने आप यूज़ करना आ जाता है। ऐसे ही अगर मशीन्स भी बनी हो तो ट्रेनिंग का अमाउंट भी कम हो जाएगा। रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑन ऑपरेटर एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू देयर वेलबींग। तो ऑपरेटर का स्ट्रेस कम होगा तो उनकी वेलबींग बढ़ेगी। रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पर्सनल टू डू द जॉब, लोगों की ज़रूरत कम पड़ेगी और लोअर एप्टीट्यूड वाले लोग भी उसको ईजिली कर पाएंगे। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। अब हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साइकोलॉजी अप्लाइड टू सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसमें आपके चैप्टर्स आ जाएंगे ये वाले: एप्लीकेशन टू साइकोलॉजी टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म, ऑफ जेंडर, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू एनवायरमेंट रिलेटेड फील्ड। तो ये 1 2 3 4 5 चैप्टर्स आपके इस यूनिट में है जो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।